हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास लेक्चर सीरीज ऑन पॉलिटी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। तो हम लोगों का डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो भी खत्म हो गया। आज जो फंडामेंटल ड्यूटीज स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या ड्यूटीज हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे राइट्स दिया है। ठीक है। तो राइट्स के साथ ही साथ हम लोगों का कुछ ड्यूटीज भी होता है कि हम देश के प्रति कुछ करें। ठीक है। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होता है और ये ड्यूटीज फंड राइट्स के कोरिलेटेड है, ना कि इनसेपरेबल है। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तो इनिशियली ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इनिशियली नहीं था। ठीक है। बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, वो देखते हैं। तो द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन आर कोरिलेटेड एंड इनसेपरेबल। तो हम लोगों का जो राइट्स है उसके साथ ही ये कोरिलेट करते हैं, ना कि इनसेपरेबल है। क्योंकि हम लोगों को राइट्स भी दिया हुआ है, तो हम लोगों को राइट्स के साथ साथ अगर राइट्स के कुछ जो भी फायदे हैं वो हम लोग उठाते हैं, तो हम लोगों का कुछ कर्तव्य भी होता है जो हम देश के प्रति करें, जो हम लोग करते हैं। ठीक है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओनली द फंडामेंटल राइट्स, नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज। ओरिजिनल जब इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था तब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। ये बाद में सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इसको ऐड किया गया है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन से कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया है। तो सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। ठीक है, ये याद रखना। तो ये देखिए, लेटर 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 1976 में इसको ऐड किया गया है। और जब ऐड किया गया है तब 10 ड्यूटीज था। बाद में 2002 में और एक अमेंडमेंट करके और एक ड्यूटी ऐड किया गया है। अभी फाइनली 11 ड्यूटीज हम लोगों को देखा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है। तो वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी इन 2002, वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी was added. The fundamental duties in the Indian constitutions are inspired by the constitutions of Istanbul USSR। जैसे सब कुछ बोरो किया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है? जो पहले यूएसएसआर था, तो सोवियत यूनियन यूएसएसआर, उस वहाँ से इसको बोरो किया गया। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जैसे यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। सिर्फ इंडिया में है फंडामेंटल ड्यूटीज। और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन पे है उस सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे राइट्स के बारे में बताया गया, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया है। ठीक है। तो सिर्फ इंडिया में इसके ड्यूटीज को लेके मतलब ज़्यादा कॉन्शियस है। ठीक है। तो ये देखिए, सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही इसको लाया गया है। इन 1976 द कांग्रेस पार्टी सेट अप द सरदार सोरेन सिंह कमेटी टू मेक रिकमेंडेशंस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ व्हिच वाज फेल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। जब 1976 में इंटरनल इमरजेंसी था तभी इसको मतलब इसका नीड हुआ। इसका मतलब वो लोग मतलब फेल्ट कि उसका ज़रूरत है हम लोगों को ड्यूटीज़। ठीक है। तो उसके बाद इसको ऐड किया गया। तो दिस अमेंडमेंट एडेड अ न्यू पार्ट, नेमली पार्ट 4A। तो पार्ट 4 में क्या है? डीपीएस भी है। तो डीपीएस, तो उसके बाद जब अमेंडमेंट आया तो उसके बाद पार्ट 4A में इसको ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है। ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A। और कौन से पार्ट 4A। ठीक है। तो दिस अमेंडमेंट एडेड अ न्यू पार्ट, नेमली पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस न्यू पार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल, दैट इज 51A। सिर्फ एक ही आर्टिकल है और इस एक आर्टिकल में सारे ड्यूटीज इंक्लूडेड है। तो which for the first time specified a code of 10 fundamental duties of the citizen। ठीक है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था। बाद में 2002 में अमेंडमेंट करके फिर और एक फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया है, जो कि है एजुकेशन पे, जो चिल्ड्रन को फंड मतलब अपने पेरेंट्स चिल्ड्रन को जो एजुकेशन के लिए मतलब जो प्रोवाइड करते हैं उसको ऐड किया गया। ठीक है। फिर देखेंगे आगे। Though the Soren Singh Committee suggested incorporation of 8 fundamental duties,
in the constitution, the 42nd Constitution Amendment Act 1976 included 10 fundamental duties. तो सोरेन सिंह कमेटी ने पहले 8 फंडामेंटल ड्यूटीज दिया था, फिर बाद में और दो बढ़ा के 10 फंडामेंटल ड्यूटीज कर दिया गया। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में आते हैं? 51A। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि हम लोग अगर राइट्स को हम एंजॉय करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ हम लोगों को भी कुछ कर्तव्य होता है, कुछ ड्यूटीज है हम लोगों का। ठीक है, तो उसमें भी जैसे हम लोग डीपीएस में भी देखा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये सारे ड्यूटीज में भी है। तो फर्स्ट ड्यूटी क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो इन सब को आप रेस्पेक्ट करोगे। ठीक है, जहाँ से ये बन के आया, या फिर आप कह सकते हो जो हम लोगों का नेशनल फ्लैग, मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। हम लोग का जो ये जो फ्लैग और एंथम है बहुत रेस्पेक्टेबल चीज़ें है। ठीक है, तो to cherish and follow the Nobel's ideals that inspired the national struggle from freedom। तो जो फ्रीडम के लिए नेशनल स्ट्रगल हुआ, ठीक है, उसमें भी जो मतलब स्ट्रगल किया हम लोग फ्रीडम, हम लोग के लिए, हम लोगों के देश के जो इंडिपेंडेंस के लिए जो लोग लड़े, ठीक है, जो लोग हम लोग मतलब जो भी शहीद हुए, तो उन लोगों को भी हम रेस्पेक्ट देना चाहिए, उन लोगों को, उनसे हम इंस्पायर्ड हो सके। ठीक है, तो टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो हम लोगों का जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेन मतलब फ्री फ्रॉम एनी अदर पावर। ठीक है, हम लोगों पे किसी का ना कोई कंट्रोल है, हम लोग इंडिपेंडेंस है। तो यूनिटी, हम लोगों का जो एक यूनिटी है, ठीक है, और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो उसमें भी प्रोटेक्शन और अपहोल्ड। ठीक है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। जब मान लो अभी बहुत ऐसा सिचुएशन आ गया देश में कि आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, जो हम लोगों का आर्मी है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो बेझिझक आप उसमें पार्टिसिपेट करें, आप देश के लिए लड़े, देश को डिफेंड करें, बॉर्डर पे या फिर कहीं पे भी हो। ठीक है, तो उसके लिए भी आप मतलब फ्री हो, आपको अगर कभी भी बुलाए तो आप चले जाए। ठीक है, ऐसे टू प्रोमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया। जैसे हम लोग देखा था जो फ्रेटर्निटी है, ठीक है, फ्रेटर्निटी हम लोग का प्रियम्बल में दिया हुआ है, ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा हम लोगों में बनाए रखना, ये कॉमन ब्रदरहुड हम लोग मतलब जैसे मान लो अभी साउथ का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, सब एक ही है, एक ही सिटीजन है, तो हम लोगों में एक भाईचारा बना रहे, हम लोग खुद मतलब ऐसा बिलीव करें, खुद ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मतलब जैसे मान लो अभी क्या होगा, अगर मैं खुद नहीं करूँगा तो दूसरों को भी कैसे बोलूँगा कि आप भी ये करें। ठीक है, तो चलिए ये भी है कि आप एक कॉमन ब्रदरहुड डेवलप करें। फिर देखिए टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। ठीक है, जो हम लोगों का कल्चर है, हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करें, ना कि डिस्ट्रॉय करें। तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो पॉइंट है ये डीपीएस पे भी आप दिखने को मिलेगा, और इसमें नेचुरल नहीं है, इसमें डीपीएस में भी है जो उसमें की है इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। नेचुरल अगर वर्ड दे दिया तो आप कहोगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है। ठीक है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से लाइन कहाँ पे है, तो वो अगर दे दिया तो आप कहोगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है, तो आप गलत हो। ठीक है, तो ये लाइन आप ध्यान से पढ़ना होगा, और वर्ड को भी आप पूरा ध्यान से देखना होगा। ठीक है, दिमाग में भी रखना होगा कि कहाँ पे नेचुरल बोला गया है और कहाँ पे नेचुरल नहीं बोला गया। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय ना करे, जैसे दंगे फसाद होते हैं तो उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी बहुत डिस्ट्रॉय होता है, तो इसमें बोला गया कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना करें।
ठीक है, कोई भी वायलेंस हो तो टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर। कभी देखना कि एक वायलेंस होता है तो उसमें जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होता है तो उसको बिल्डअप करने के लिए टैक्सेस तो पब्लिक से लिया जाता है, और उसमें भी बहुत सारे खर्चा भी होता है, तो उसमें अल्टीमेटली नुकसान देश का भी है और अल्टीमेटली नुकसान जनता का भी है। ठीक है, तो उस पर ध्यान दें। ठीक है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई अच्छे तरीके से एजुकेटेड है तो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ध्यान से मतलब जो भी करे। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बोला गया राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन अब वायलेंस ना करे, ठीक है, पीसफुल तरीके से करे। ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, ये बाद में ऐड किया गया है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitution Amendment 2002। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट पे इसको ऐड किया गया है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2002, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या फीचर्स है। तो बहुत सारे फीचर्स है, जैसे मान लो आपका कुछ मॉरल ड्यूटीज एंड सिविक ड्यूटीज भी है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये देखिए, चेरिशिंग नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इज मोर moral percepts and respecting the constitution, national flag, national anthem is a civic duty। ठीक है, क्या क्या सिविक ड्यूटीज है और क्या क्या मॉरल ड्यूटीज है वो आपको भी पता होना चाहिए। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देना, उसको सिविक ड्यूटी में आता है। ठीक है, तो दे रेफर टू सच वैल्यूज व्हिच हैव बीन a part of the Indian tradition, mythology, religions, and practices. In other words, they essentially contain just codifications of tasks integral to the Indian way of life। ठीक है, थर्ड क्या है, unlike some of the freedom of some of the fundamental rights which, जैसे मान लो अभी क्या आप कह सकते हो कि बहुत सारे जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स में भी देखा कि फॉरेनर्स को भी मिलता है। ठीक है, लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू द सिटीजन ओनली, नॉट डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स। ठीक है, फॉरेनर्स को नहीं मिलता क्योंकि वो तो बाहर का है। ठीक है, बाहर का सिटीजन है, तो उसका क्या कर्तव्य है अपने, वो तो हम लोग का देश के लिए कुछ कर्तव्य नहीं है ना, कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन हम, जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल आप घर पे रह रहे हो, ठीक है, बाहर का आदमी आपके घर की जिम्मेदारी क्यों लेगा, कोई क्यों ड्यूटी करेगा आपके घर पे। ठीक है, आप खुद के घर पे खुद करोगे ना, सफाई हो, ठीक है, क्लीननेस सब ठीक करके अरेंजमेंट करके रखना, मतलब प्रॉपरली सब कुछ अरेंजमेंट करना। तो इसका ये जो ड्यूटी है आपके घर का ड्यूटी आप खुद का है। ठीक है, तो ना कि बाहर का कोई आके आपका कुछ करेगा, तो इसलिए सिटीजन को ही अवेलेबल है, ना कि फॉरेनर को। लाइक डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी इज ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, सिर्फ डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं है, ये नॉन एनफोर्सेबल है। लेकिन पार्लियामेंट को अगर लगा तो इस पर कुछ सुइटेबल लेजिस्लेशन बना सकते हैं टू एनफोर्स। ठीक है, अगर पार्लियामेंट को कुछ लगा तो ये बन भी, मतलब पहले भी बन चुका है। ठीक है, कुछ लेजिस्लेशंस बन के ख़त्म भी हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको एनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट को अगर लगता है तो वो लेजिस्लेशन बना सकता है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म भी होता है, जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें भी क्रिटिसिज्म तो होता ही है, क्योंकि उसमें एक चीज़ याद रखें कि कंप्लीट 100% परफेक्ट कुछ चीज़ नहीं होता, लेकिन उसको आप परफेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही है, जैसे हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको थोड़ा रिजिड थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा ताकि धीरे धीरे उसको परफेक्ट बन जाए। ठीक है, तो इसमें क्रिटिसिज्म क्या क्या है कि बहुत सारे ड्यूटी जो इंक्लूड नहीं किया गया, राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग, ये ऐड नहीं किया गया। तो इसको इसलिए इसको मतलब क्रिटिसाइज किया गया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो राइट ड्यूटीज़ है उसको ही ऐड नहीं किया गया। लेकिन जो राइट टू ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये सोरेन सिंह कमेटी का रिकमेंडेशंस भी था बाद, लेकिन उसमें भी उसको भी ऐड नहीं किया गया। ठीक है,
तो सम वेग्यू एम्बिगुअस एंड डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन। तो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें सारे जुडिशियल लोग थे, जुरिस्ट लोग थे, तो उनके लिए ही ये मतलब अंडरस्टेबल ज़्यादा था, क्योंकि उनका तो जो वे ऑफ मतलब जो भी जैसे बनाया तो उसका उन लोगों के हिसाब से बनाया ना। तो कॉमन मैन अगर कोई अनएजुकेटेड है तो और इलिटरेसी है तो उसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी कोर्ट में जाओगे तो अगर वकील नहीं होगा तो आप सब कुछ आपको पता नहीं होगा, तो कैसे लड़े, कैसे कुछ आप मतलब फॉलो करें, ठीक है। तो ये नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर है। ये इंक्लूजन इन द देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय क्रिटिक्स एंड सुपरफ्लुअस, ठीक है। द critics said that the inclusion of the fundamental duties as an appendage to the part 4 of the constitution has reduced their value and significance. They should have been added after part 3 so as to keep them on par the fundamental rights, ठीक है। ये सारे क्रिटिसिज्म था। तो क्रिटिसिज्म में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सिर्फ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखना है, क्या क्या 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है और क्या क्या उसमें अमेंडमेंट के कौन से अमेंडमेंट पे किसको ऐड किया गया, कौन से आर्टिकल में आता है और कौन से पार्ट में आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी जो भी है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, और जो भी क्रिटिसिज्म और जो सिग्निफिकेंस है या फिर कह सकते हैं उसको आप कंसेप्ट रिलेटेड आप याद रखोगे, क्योंकि कोई मेंस एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें आप कोड कर सकते हो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या क्या है, दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन, सिटीजन को रिमाइंड करता है कि आपका ड्यूटी क्या क्या है, ठीक है। सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक बर्निंग, कि आप आपको वार्निंग दिया जाता है कि आप कोई एंटी नेशनल काम नहीं करें, एंटी सोशल काम नहीं करें, ठीक है। जैसे मान लो बर्निंग द नेशनल फ्लैग, डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड सो ऑन, ठीक है। So they serve as a source of inspirations for the citizen and promote a sense of discipline and commitment among them, ठीक है। कोई मतलब आपको सर्व करे, इसको ये जो इंस्पिरेशन है कि इतना सारे लोग मिलके हम लोगों का देश को इंडिपेंडेंस दिलाया, तो उस इंस्पिरेशन को हम लोगों में भी बसना चाहिए, ताकि हम लोग भी कुछ कर सके देश के लिए, तभी जाके देश आगे जाएगा ना। अगर आप खुद देश को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो बाहर का एनिमी आके तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा ही। दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग, तो कोर्ट को भी एग्जाम हेल्प करता है एग्जामिनिंग एंड डिटरमिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, ये सारे सिग्निफिकेंस है। दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो भी लॉ एनफोर्स कर, लेकिन उसमें भी क्या है, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन एप्रोप्रिएट पेनल्टी। अगर कोई भी अगर आप गलती करते हो तो पार्लियामेंट कुछ पेनल्टी बना के रखा है, वो भी आपको पनिश कर सकते हैं, वो कोई भी मतलब फेलियर होता है तो, ठीक है। ये सारे सिग्निफिकेंस था। तो ये वर्मा कमेटी आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें दो ही कमेटी था, एक था सोरेन सिंह जिसके रिकमेंडेशन से ये आया, और वर्मा कमेटी, ये वर्मा कमेटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी दे दिया क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए। 1999 में आया था, बहुत सारे एक्ट लाया। तो ये आप देख सकते हो, जो नेशनल ऑनर एक्ट 1971, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल एक्ट 1951, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये सारे एक्ट ये वर्मा कमेटी लेके आया, ताकि जो भी मतलब कोई भी गलत करता है तो इस एक्ट के थ्रू, और अगर कोई वाइल्ड लाइफ को मतलब हम कोई भी वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उसको कुछ जो भी पनिशमेंट है वो जाएगा। तो ये सारे एक्ट आप देख सकते हो, ये सारे एक्ट आप रीड करिएगा और याद भी रखिएगा। इंडियन पेनल कोड, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज, कोई मूव लिंचिंग वायलेशन को कोई भी करता है तो उसके तहत, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये सारे एक्ट आप याद रखिएगा और आप इसको भी हाईलाइट करके रखिएगा ताकि आपको भी पता चले, ठीक है। तो ड्यूटीज़ में इतना ही था, और सिर्फ आपको जो जो मैं बताया कि कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से पार्ट में आता है, कितना फंडामेंटल ड्यूटीज था, इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन से कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस इन 1976, एंड जो जो
मतलब एक्ट ये सारे एक्ट जो बन के आए वो कौन से रिकमेंडेशन था, वर्मा कमेटी, ठीक है। और कब आया वर्मा कमेटी, 1999, ठीक है, ये साल था। तो आई होप आपको समझ में आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज, उतना टफ भी नहीं है और उतना हैवी नहीं इसमें, ठीक है, इतना ही था फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो आई होप आपको समझ में आ गया और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है और क्लासेस भी अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है। चलिए फिर बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए